हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मज़े में हो? ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर से हम पढ़ रहे थे कम्युनिस्ट ऑफ सेल्स, वो कंप्लीट हो चुके हैं आपके। ठीक है, आइडेंटिकल सेल हैं, डिफरेंट सेल हैं, सभी के कॉम्बिनेशंस। ठीक है, उसके अलावा अब इसमें हम इसके करते हैं न्यूमेरिकल्स आज उसके ऊपर, और क्वेश्चंस क्या बनते हैं उन सेल के ऊपर, उन सभी के ऊपर। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ से, जो बोर्ड में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस ये आ चुके हैं। 3 ग्राफ होते हैं, तीनों ग्राफ के लिए एक ही क्वेश्चन बता देता हूँ, उसी क्वेश्चन पे तीनों ग्राफ बनते हैं। क्या बेटा, देखो ग्राफ है सारे। ए सेल of EMF E, internal resistance are connected with a external resistance are plot the graph, plot या showing the variation कर सकते हो। फर्स्ट ग्राफ हम बना रहे हैं किसके बीच का बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। और उसमें क्या आता है? एंड हाउ कैन वी डिटरमाइन क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस and EMF of the cell from the graph। मेन क्वेश्चन यही रहेगा। उसमें फर्स्ट ग्राफ जो बता रहा हूं वो फर्स्ट ग्राफ है पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट का, और उसी ग्राफ में ये भी कैलकुलेट करना है कि उस ग्राफ से इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ उस सेल का कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, वो हम पहले काम करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिख दिया, इसी को पहले हम सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? जब सेल का ईएमएफ ई होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। तो यहाँ पे टीपीडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बेटा? देखो ध्यान से, क्या पढ़ा था? V इज इक्वल टू, वी नो V इज इक्वल टू क्या होता है? वी नो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू E माइनस आई आर होता है। जब किसी सेल से करंट ड्रॉ होता है, तो सेल को सप्लाई होता है, तो E प्लस आई आर। था मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं क्या कि V इज इक्वल टू माइनस आर आई प्लस ई, कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं इस इक्वेशन को कंपेयर कर दूं, कंपेयर विद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, तो अब आप बताओ कि इस जैसी तो है, तो y एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगी? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ग्राफ बनाता हूं साइड में, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। ठीक है, ये हो गया ओरिजिन। y एक्सिस के अलोंग क्या है? टीपीडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद x एक्सिस के अलोंग क्या है? करंट। y एक्सिस के अलोंग तो क्या हो गया? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। x एक्सिस के अलोंग हो गया करंट, जिनके बीच में ग्राफ हमें बनाना था। देखो पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट, या पोटेंशियल हो गया या करंट हो गया, दोनों के बीच में ग्राफ बन जाएगा। उसके बाद में
सी क्या होता है, इंटरसेप्ट अलोंग वाई एक्सिस, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग द पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ लिखा हुआ है पॉजिटिव, तो अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस, कौन सा, वाई एक्सिस। तो इंटरसेप्ट किसको बताएगा, ईएमएफ को बताएगा। इसका मतलब यहाँ एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे V है तो इसमें कोई भी एक पॉइंट डालेंगे तो सभी पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल ही तो होगा। यहाँ भी होगा तो पोटेंशियल, यहाँ भी होगा पोटेंशियल, यहाँ भी होगा पोटेंशियल, आगे पोटेंशियल लगाता बढ़ता जाएगा। तो कोई भी एक पॉइंट हो गया यहाँ भी क्या होगा, एक पोटेंशियल, और उस पोटेंशियल को मैं क्या मान लेता हूँ, VA, क्या मान लेता हूँ, VA। चल ठीक है। उसके बाद तो इंटरसेप्ट, अब इस पॉइंट के लिए अब बताना, इस पॉइंट पे अगर यहाँ देखो तो यहाँ करंट की वैल्यू कितनी है, 0। तो एट पॉइंट ए, हम ये कहें एट पॉइंट ए, इस पॉइंट ए पे करंट कितना है, 0। पोटेंशियल कितना है, VA, V इज इक्वल टू कितना है, VA। इक्वेशन में पुट करना, इस इक्वेशन में क्या बनेगा भाई, V तो हो गया VA, ठीक है। चलो इज इक्वल टू E माइनस आई, आई कितना हो गया, 0। तो VA किसके इक्वल आया, इस ये जो हमारे पास ए पॉइंट पे पोटेंशियल है वो किसके इक्वल है, ईएमएफ के। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, हाउ कैन वी डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ द सेल। इसका मतलब इसका जो इंटरसेप्ट होता है यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, यानी ये जो हमारे पास है वो उसका क्या होगा, ईएमएफ। दिस इज इक्वल टू ईएमएफ। क्लियर, ठीक है। उसके बाद ग्राफ कैसा बनेगा, उसके बाद देखो एम क्या होगा, क्या स्लोप। स्लोप किसके इक्वल है, माइनस आर, मतलब नेगेटिव स्लोप है। एम इज इक्वल टू स्लोप इक्वल टू, मतलब ये क्वेश्चन को नोट करो पहले बेटे, बड़ा मेन क्वेश्चन को नोट कर ले पहले एक बार, अच्छे से एक बार मिटाऊंगा उसको मैं, हो गया, ठीक है। देखो तो यहां जो स्लोप है एंड स्लोप m इज इक्वल टू माइनस ऑफ r, मतलब क्या है, नेगेटिव स्लोप है। और वो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस को। तो नेगेटिव स्लोप कहां आएगा, ये आएगा, और वो स्लोप, ये जो स्लोप आएगा स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन जाएगा। और ये नेगेटिव का क्या होता है कि ये जो एंगल बनता है यहां से लेकर यहां तक का वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 90, तो नेगेटिव स्लोप है। इसका जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव ऑफ r, मींस नेगेटिव में नेगेटिव तो क्या हो गया, कि जो एंगल है वो ग्रेटर देन 1 है ना, एंगल ग्रेटर देन क्या 90 है। तो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस को। तो आपके पास दो चीजें थी, ईएमएफ कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो ईएमएफ डिटरमाइन करने के लिए उसका क्या निकालना है, इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट के इक्वल आ गया, ये जो डिस्टेंस आ गई ये आ गया उसका ईएमएफ। उसके बाद दूसरा क्या पूछा, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका स्लोप। तो अगर उसका स्लोप निकाल दें तो क्या निकल के आ जाएगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। और उसको कैसे फाइंड करें वो भी देख लो। मैं यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेता हूँ, बी पॉइंट। तो आप देखो इस लाइन के अंदर, इस लाइन के अलोंग क्या होगा, करंट ही तो होगा। तो इस करंट को मैं क्या मान लेता हूँ, आई बी, क्या मानू, आई बी। तो इस पॉइंट पे होगा करंट आई बी। तो मैं कहूं एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी पे, इस पॉइंट पे y एक्सिस की वैल्यू यानी x एक्सिस के ऊपर y एक्सिस की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो एट पॉइंट बी पोटेंशियल इक्वल टू 0, और करंट किसके इक्वल है, IB के। I किसके इक्वल है, IB के। इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इस इक्वेशन में, इस जनरल इक्वेशन में। तो देन क्वेश्चन नोट कर लिया होगा ये भी। देन V यानी कि 0 इज इक्वल टू E माइनस I किसके बराबर है, IB के, और इनटू क्या है, R। मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो IBR और IBR इज इक्वल टू E एंड R इज इक्वल टू E बाई IB।
आपको इंटरनल रेजिस्टेंस अगर फाइंड करना है, बता तो दिया भाई स्लोप रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन वैल्यू कैसे निकालेंगे उसकी मैथमेटिकल वैल्यू। जैसे हम यहाँ से इसकी पोटेंशियल निकाल दिया ना कि इस पॉइंट पे जो ग्राफ खींचा जा रहा है, ग्राफ खींच दिया, तो यही जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, ईएमएफ। उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ग्राफ बड़ा बड़ा मिलेगा न्यूमेरिकल में, तो आपको ये जो पॉइंट मिलेगा वो सेल का ईएमएफ है। एक सेल है तो एक का, दो का है दो का, ठीक है, तो इस सेल का ईएमएफ हो गया। उसके बाद अब निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस। कैसे फाइंड करें, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बता तो दिया स्लोप से है, लेकिन उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वैल्यू हो जाएगी R, दिस इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल एंड डिवाइड बाय जो यहाँ पे हमारे पास जो स्लोप डालने के बाद यहाँ जो करंट आपको दिया मिलेगा उस करंट से उसको सीधा डिवाइड कर देना, तो E बाई IB वो उसका क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये एक ग्राफ था, मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राफ है, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं इस ग्राफ के ऊपर, और एक ग्राफ भी आता है पेपर में, ठीक है। तो नोट करें इस ग्राफ को, हो गया। चलो ग्राफ नंबर सेकेंड मिटा दें। तो इस ग्राफ को याद रखना, इसके न्यूमेरिकल्स में काम आएगा बेटा ये। ग्राफ नंबर सेकेंड, ग्राफ नंबर सेकेंड क्या है, किसके बीच में बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V वर्सेस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या था, R, ठीक है। और इस ग्राफ से क्या डिटरमाइन करना है, एंड डिटरमाइन, या ये कहो at what condition को, and at what condition, and at what condition terminal potential difference of the cell across the cell को, of the cell across the cell, क्योंकि दो एंड के बीच का होता है, अक्रॉस द सेल इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल। जानकारी के लिए बता दो, आपको याद होगा मेरे ख्याल से, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है, जब सर्किट में करंट होता है। ईएमएफ कब होता है, सर्किट में करंट नहीं होता है ना, ठीक है। ये डिफरेंस है इसके बीच में। बाकी आप उसमें ईएमएफ में और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में अपने नोटबुक में डिफरेंस जरूर लिख लें, ईएमएफ में और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग जो है ना वो यही होता है। अगर ये समझ में आ गया तो सभी न्यूमेरिकल सब क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे कि टीपीडी और ईएमएफ में क्या डिफरेंस है बस। तो V एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में ग्राफ कैसा बनेगा, देखो किसी भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होती है, सॉल्यूशन देखो इसका। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R कितनी होती है, V इक्वल टू IR, ठीक है। सेल के अक्रॉस E माइनस IR, लेकिन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस IR, ठीक है। अब आप ये बताओ उस सर्किट के अंदर करंट कितना फ्लो करेगा, वो कैसे जुड़ा हुआ है इस सर्किट में, इस तरह सर्किट, जैसे मान लो ये सेल हो गया, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये सेल का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, ऐसे है सर्किट, ये सर्किट है, यहां से करंट आई, ये सर्किट गिवन है। तो अब ये बताएं, मैंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R, यानी इसके अक्रॉस करंट कितना जा रहा है I और रेजिस्टेंस कितना है R, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा I इंटू R। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा I इंटू R, क्योंकि करंट I है। लेकिन अब ये बताओ सर्किट के अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट इन द सर्किट I, बट I क्या होता है, टोटल ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या है, R प्लस R, और इस I की वैल्यू उठा के, ये I की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे पुट करो, पुट इन फर्स्ट। तो V कितना आएगा, V इज इक्वल टू I हो गया E ओवर
आर प्लस आर और इनटू आर। मैं इसको और सिंपल फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं इसको ये भी कह सकता हूं बेटा, और v इज इक्वल टू e ओवर r प्लस r, मैं इसको डिवाइड बाय r कर दूं, एक ही बात है। और सिंपल में लिखना चाहे इसको और ये भी कह सकते हैं v इज इक्वल टू e ओवर r बाई r हो गया 1 प्लस r बाई r। फॉर्मूला बना, इक्वेशन नंबर आ गई नंबर। तो ये आ गया फॉर्मूला v e r r। क्योंकि कोई भी फॉर्मूला, कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी ग्राफ बनाने से पहले सबसे पहले उन सभी में रिलेशन निकालनी जरूरी होती है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में रिलेशन क्या है, ये उसने पूछा था। ठीक है, अब ग्राफ बनाना, इसके अंदर क्या बनेगा, अब इसमें कंडीशंस लगाएंगे फिर ग्राफ बनाएंगे। कंडीशन क्या है, देखो कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ मान लो r जीरो हो जाए, इफ r इज इक्वल टू जीरो, अगर ये r जीरो हो गया तो r बाई जीरो इनफाइनाइट, 1 प्लस इनफाइनाइट टोटल इनफाइनाइट, और e बाई इनफाइनाइट किसी भी टर्म के डिवाइड बाई इनफाइनाइट करते हो तो v इसकी वैल्यू टोटल वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो अगर r जीरो हुआ तो v भी जीरो हुआ। मींस अगर r को जीरो करोगे तो इसका मतलब सीधा करो तो यहां का लॉस है, अगर r जीरो हुआ तो उसके सारे में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे जीरो को, सारे में जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो v जीरो तो आएगा। तो अगर r जीरो तो v भी क्या आ गया, जीरो। ठीक है, दूसरी बात, इफ, दूसरी कंडीशन, इफ अगर r को r के इक्वल कर दो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों बराबर हो गए तो r बाई r कैंसिल हो गया, कितना बनेगा 1, तो e डिवाइड बाई 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो ये जो v आ गया वो e बाई 2, v आ गया वो e बाई 2। ठीक है, चलो उसके बाद नंबर थर्ड, इफ r इज इक्वल टू इनफाइनाइट कर दो, कितना कर दो, इनफाइनाइट। अगर r इनफाइनाइट हो गया तो, अगर r इनफाइनाइट हो गया तो अपने आप v की वैल्यू देखो, r इनफाइनाइट हुआ, r बाई इनफाइनाइट कितना बना, 0, 1 प्लस 0 1, तो e बाई 1 क्या बना, e, तो v जो आएगा वो e के इक्वल आएगा। ठीक है, अगर इसको इनफाइनाइट करोगे तो r बाई इनफाइनाइट 0 बनेगा, 1 प्लस 0 1 होगा, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा e। तो तीन कंडीशन हुई, r जीरो तो v जीरो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस तो v इक्वल टू e बाई 2, एंड r इनफिनिटी इक्वल टू v इक्वल टू e। इसका मतलब क्या हो रहा है, जब रेजिस्टेंस जीरो था तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो, मतलब एक साथ स्टार्ट हो गया, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होगा। उसके बाद जब रेजिस्टेंस बढ़ के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है, कितना हुआ, e बाई 2। फिर रेजिस्टेंस हम इतना बढ़ा दें, यानी कितना कर दें, इनफाइनाइट कर दें, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर, e के। और जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो भी सुन लो क्या था, उसमें ये तो था, एट व्हाट कंडीशन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि v अक्रॉस द सेल इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल, e के। तो v e के इक्वल कब होगा, उस कंडीशन में आप बता सकते हो किसके इक्वल होगा, जब r इनफाइनाइट के इक्वल होगा। तो ये ग्राफ के अंदर डिपिक्ट करना है, इस चीज को बताना है इसको कि कहां होगा वो। ठीक है, इसको डिपिक्ट करना है, इसको दर्शाना है हमें। तो आप इस मैथमेटिकल पार्ट को नोट करें अच्छे से, फिर इसकी जगह बनाता हूं ग्राफ। ओके नो, और इसी क्वेश्चन को याद रखना है पर आगे बार। देखो क्या है बेटा, इधर तो हो गया v, इधर हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्लियर। ठीक है, स्टार्ट कहां से होंगे, ओरिजिन से, यहां से, क्योंकि दोनों जीरो है। उसके बाद में जब r बढ़ के r की इक्वल होगा, ये बाद में करेंगे, तो ये बढ़ेगा,
आर इनफाइनाइट कब होगा, इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है कि ये एक ग्राफ बन के इसके पैरेलल हो जाए तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन ही होगा, स्ट्रेट लाइन होता तो दोनों चीज बढ़ती जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन आएगी जिसमें ये आर इनफाइनाइट हो जाएगा, और जब ये आर इनफाइनाइट हो जाएगा तो उस टाइम पे इसी लाइन के अलोंग ये जो पॉइंट आएगा यहाँ, ये v जो इक्वल आएगा वो v किसके इक्वल होगा, e के, ठीक है। ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, ये लाइन नीचे करो ना जाए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चलती जाए, हो गया, ठीक है। ये हमने उसको डिपिक्ट कर दिया। दूसरी बात क्या थी बेटा, डॉटेड लाइन बनाना, ये डॉटेड लाइन, इसी की लाइन स्टार्ट, क्योंकि ग्राफ तो ये है ओनली। उसके बाद क्या था, v e/2 की इक्वल, इसका मतलब ये e हो गया, ये हो गया e, तो इसका आधा कितना होगा, ये होगा आधा, तो यहां ये आ जाएगा v = e/2, v = e/2, और इस e/2 पे यहां रेजिस्टेंस हो गया R, वो किसके इक्वल होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस के, ठीक है। और ये जो हमारे पास आ गया ये किसके बराबर होगा, v = e के इक्वल। तो ये ग्राफ बढ़ेगा किसके लिए बेटा, v वर्सेस R का, ठीक है। आ गया वो समझ में, ठीक है। ग्राफ नंबर 3 बहुत छोटा सा है, तो पहले ग्राफ को बनाए, स्क्रीनशॉट ले ले, बना ले, मिटा दें, चलो ग्राफ नंबर 3। ग्राफ नंबर 3 क्या है बेटा, ग्राफ नंबर 3 है ग्राफ बिटवीन EMF and external resistance। E में और R में, EMF में और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में। तो भाई इसका कोई ग्राफ नहीं है, सिंपल सी बात है। कभी भी सेल का EMF, मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था शुरुआत में, सेल का EMF एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसका जो ग्राफ हो जाएगा E, और इधर हमारे पास है R, वो R बढ़ने से E पे कोई चेंज नहीं आएगा। ये हमेशा क्या रहेगा, सेल का EMF क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, ये मैंने बताया था उस टाइम कि EMF किस पे डिपेंड करता है। तो इसका ग्राफ ये होगा सीधा इंडिपेंडेंट, ये कह सकते हैं इज इंडिपेंडेंट ऑन R, E is independent on R, R पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, ओके। तो ये तो ग्राफ थे बेटा इसके। आगे चलते हैं, इस पे और क्वेश्चंस करते हैं, बना लो इसको, ओके। देखो अभी नेक्स्ट, उसके बाद है एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें हम, कहता है एट व्हाट कंडीशन या एट व्हाट वैल्यू ऑफ R, इसी के ऊपर ही लगभग क्वेश्चन ये भी, इसलिए इसको करवा रहा हूं मैं। करंट इन द सर्किट is number 1 maximum, number 2 minimum, when, वही पूरा क्वेश्चन सेम, a cell of EMF E, internal resistance R, connected with R के साथ, सेम वही क्वेश्चन उसके लिए। तो R की वैल्यू क्या होगी अगर सर्किट के यानी सर्किट में करंट ज्यादा से ज्यादा हो, सर्किट में करंट कम से कम हो। तो करवा दे, बाकी बताओ देखा कैसे करोगे आप उसको, तो बताना मेरे को अभी।
तो बताओ बेटा, सबसे पहले आप ये बताएं करंट होगा कितना सर्किट का। फिर वही बात है, करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, वही सेल है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो सर्किट में जो करंट आएगा वो I आएगा। करंट कितना होगा, करंट इन द सर्किट I, दिस इज इक्वल टू टोटल EMF डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस है R प्लस R, ठीक है। चलो अब आप ये बताएं I विल बी मैक्सिमम, I विल बी, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, I विल बी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम कब हो सकता है, जब ये मिनिमम हो। इफ R प्लस R इज इक्वल टू मिनिमम, और मिनिमम से मिनिमम कितना होता है, 0। और R प्लस R 0 कब होगा, जब इंटरनल रेजिस्टेंस को चेंज कर नहीं सकते, किसको चेंज कर सकते हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को। तो अगर इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना हो जाए, 0, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना बन जाए, 0, तो जब R 0 होगा तो अपने आप करंट क्या बन जाएगा, मैक्सिमम। और मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी होगी, R को 0 पुट कर दो, दिस इज इक्वल टू E बाई R। और मैंने आपको बताया था ये होता है तो क्या होता है, सर्किट विल बी शॉर्ट, सर्किट विल बी शॉर्ट, सर्किट शॉर्ट हो जाती है, शॉर्ट हो जाएगी। शॉर्ट सर्किटेड वाली कंडीशन मैंने आपको बताई थी सेल के अंदर, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हटा दिया तो प्लस माइनस से टच हो गया तो सेल डैमेज, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो I मैक्सिमम हो जाएगा E बाई R, और उस टाइम पे R की वैल्यू से पूछी थी तो R कितना होगा, 0। ये पहली कंडीशन थी मैक्सिमम करंट की कंडीशन है। मिनिमम करंट की कंडीशन आए वो देखो बेटा, मिटा दे, ठीक है। अब बात है I विल बी मिनिमम, नंबर 2, I will be minimum, I will be minimum। लिखना सारा शुरू से, I will be minimum। I कम से कम कब होगा, when R प्लस R कितना बन जाए, मैक्सिमम, है ना। और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना होता है, इनफाइनाइट, कितना होता है, इनफाइनाइट। इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज हो नहीं सकता सर्किट में जोड़ने से, वो किस पे डिपेंड करते हैं, सारे फैक्टर मैंने आपको लिखवा रखे हैं वहां पे, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स पे, कितना इमर्स करते हो उस पे, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन कितना है, उन सब पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है उनके। यहाँ पे डिपेंड नहीं करेगा कि मैंने उसको EMF बढ़ा दिया तो क्या हुआ, ना सॉरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो क्या हुआ, करंट बढ़ गया तो क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनल रेजिस्टेंस से चेंज नहीं होता है वहां पे। तो I विल बी मिनिमम, R प्लस R क्या होगा, मैक्सिमम। तो R तो चेंज होगा नहीं इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये चेंज हो जाएगा, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब R किसके इक्वल हो, इनफाइनाइट के। तो अगर R इनफाइनाइट होगा तो करंट विल बी क्या होगा, मिनिमम। ये ध्यान रखना इस बात में, ठीक है। तो इसमें R की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट, R की वैल्यू इनफाइनाइट। तो इस तरह से I विल बी मिनिमम कितना हो गया, दैट इज I इक्वल टू 0। तो अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो करंट मिनिमम होगा, क्लियर। हम ये भी कह सकते हैं V किसके इक्वल आ जाएगा, E के, है ना। V इक्वल टू क्या होता है, E माइनस IR। तो यहाँ पे V इक्वल टू E इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज। तो वोल्टेज B, पोटेंशियल डिफरेंस B क्या होगी, मैक्सिमम। आपको यही अगर क्वेश्चन पूछ ले किस कंडीशन पे पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में मैक्सिमम होगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम से मैक्सिमम EMF की इक्वल ही होती है ना, क्योंकि अगर I माइनस यानी जितनी वैल्यू I की बढ़ेगी तो E में से माइनस ही होता जाएगा, E में से माइनस होता जाएगा तो V की वैल्यू कम ही होती जाएगी। तो V की वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम E के बराबर ही हो सकती है, E से ज्यादा नहीं हो सकती कभी भी V की वैल्यू। और वो V E के बराबर तभी हो सकता है जब I कितना हो जाए, 0। और I 0 कब होगा, जब R कितना होगा, इनफाइनाइट। तो ये कंडीशंस याद रखना,
कि करंट मिनिमम होगा, कब होगा, जब रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा, और उसी कंडीशन पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल इज इक्वल टू मैक्सिमम। ठीक है, तो ये कंडीशंस थी, ये कुछ ग्राफ थे। अगले लेक्चर के अंदर हम इसके और न्यूमेरिकल्स निकालेंगे। ठीक है, बहुत न्यूमेरिकल्स है बेटा सेल के और मोस्ट इंपोर्टेंट है, आते हैं एग्जाम के अंदर। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।